नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ। बहुत ही सीरियस ये टॉपिक है एंड इस वीडियो का टाइटल मैंने रखा है डिस्ट्रक्शन थ्रू डेफिनेशन। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें मैं क्लियरली इस चीज़ को बताऊंगा कि कैसे डेफिनेशंस को यूज़ करके या इसमें चेंजेस लाकर डिस्ट्रक्शन को प्लान आउट करा जा रहा है एंड दिस डिस्ट्रक्शन विल इज कंफर्म्ड कि ये नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन प्रेजेंट जनरेशन इस डिस्ट्रक्शन की विटनेस बनेंगी। तो अगर ये टॉपिक पसंद आया हो तो अभी ही इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए आए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये डिस्ट्रक्शन थ्रू डेफिनेशन, इसको समझने के लिए पहले डिस्ट्रक्शन को समझते हैं, फिर समझेंगे ये प्लान आउट कैसे की गई है। डिस्ट्रक्शन को समझने के लिए मैं आपको इमेजिन करने को कहूँगा। आप एक बार को इमेजिन करो, ये दिल्ली एनसीआर का जो पूरा रीजन है, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, ये सब जो एक पूरा एरिया है, ये एक अर्बन सिटी नहीं है, ये एक डेजर्ट बन चुका है। ठीक है, गर्म सैंड स्टॉर्म यहाँ पे चलती है और गर्मियों के सीज़न में बहुत बुरा हाल है। बहुत हाई टेम्परेचर्स यहाँ पे रहते हैं एंड एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड के लिए हीट वेव चलती है जिसको लू कहते हैं। तो इस टाइप का माहौल यहाँ पे है और इस माहौल के चलते यहाँ पे वाटर स्केर्सिटी है, क्योंकि ये डेजर्ट है तो वाटर स्केर्सिटी बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो चुकी है। पानी के लिए लड़ाई है। अगल बगल के एग्रीकल्चरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि पानी की इतनी कॉन्फ्लिक्ट है, इतनी शॉर्टेज है, बहुत फाइट है पानी की। और अगल बगल का ग्रीन एरिया धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जैसे ये सैंड स्टॉर्म जिस स्पीड से चलती है, जिस क्वांटिटी में चलती है, तो ये अगल बगल के पूरे ग्रीन एरिया को डस्ट से कवर कर देती है एंड इसकी वजह से ग्रीन एरिया कम होता जा रहा है, हवा में मॉइस्चर कम होता जा रहा है और हवा ड्राई होती जा रही है, जैसे कि एक डेजर्ट की हवा होती है। तो दिल्ली का डेजर्टिफिकेशन, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, और ये डेजर्टिफिकेशन दिल्ली का हो चुका है। अब क्योंकि अगल बगल का जो एरिया है उसका ग्रीन कवर नहीं है, फॉरेस्ट एरिया ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे नए नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं, एक्सप्रेसवे कॉरिडोर्स बन चुके हैं, जिसकी वजह से अर्बन ये जो कंक्रीट जंगल बन चुका है वो एरिया, जो पहले एक ग्रीन और फॉरेस्ट एरिया था, कंक्रीट जंगल बनने से जो ग्राउंड सरफेस है वो हार्ड हो चुकी है, क्योंकि कंक्रीट है। इस वजह से रेन वाटर अब ग्राउंड के नीचे नहीं जा पाता, जो पहले ग्रीन एरिया और फॉरेस्ट एरिया के टाइम पे चला जाता था और ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड वाटर का लेवल था वो रिचार्ज हो जाता था, पर अब वो रिचार्ज नहीं होता है और ग्राउंड वाटर का लेवल गिरता जा रहा है और एकदम नीचे वो आ चुका है, उसका रिचार्ज होना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, जो कंक्रीट जंगल हमने बनाया है उसमें पुअर ड्रेनेज होने की वजह से और ग्राउंड वाटर रेन वाटर के नीचे ना जाने की वजह से वहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई है ड्यूरिंग मानसून। और गर्मियों में एक्सेसिव हीट वेव चल रही है और हीट के दौरान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक एक डेजर्ट में होता है। एंड सर्दियों के समय में ये जो डस्ट है, इस डस्ट से ऑलरेडी जो उस एरिया का पॉल्यूशन है वो और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो चुका है, डेंस हो चुका है, जिसकी वजह से उस एरिया में उस पॉल्यूशन की वजह से AQI एकदम डेडली जोन में आ चुकी है, अनब्रीदेबल अनलिवेबल वो एरिया हो चुका है। तो मानसून, विंटर एंड समर्स में तीनों में इस टाइप का माहौल है। अगर इसको आप इमेजिन करके सोचो, दिल्ली एनसीआर के पूरे एरिया में ऐसा हो गया, तो आप समझो इस डिस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूं, जो ये डिस्ट्रक्शन प्लान आउट की जा रही है डेफिनेशंस को बदलकर। अब आते हैं किस डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, और ये डेफिनेशन है अरावली की। अरावली हिल्स जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक स्प्रेड आउट हैं, ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स तक, ये 4 स्टेट्स को कवर करती हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली रीजन। इस 700 किलोमीटर की लो लाइंग माउंटेन रेंज, जिसको हम अरावली हिल्स के नाम से जानते हैं, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है, बहुत एशियंट ये माउंटेन रेंज है। हिमालय जो रेंज है उससे भी कई सैकड़ों साल पुरानी ये रेंज है। मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, मैं अब इसकी डेफिनेशन पे आता हूँ। इस डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर ने ये डेफिनेशन को चेंज करा है
और चेंज करके डेफिनेशन ये बनाई है कि अब अरावली हिल्स उन्हीं हिल्स को मानेंगे जिसकी हाइट 100 मीटर या उससे ज़्यादा होगी। 100 मीटर से कम हाइट अगर हुई, 99 मीटर भी हुई, तो ये 99 मीटर वाले पहाड़ को हम अरावली का पहाड़ नहीं मानेंगे। एज अ रिजल्ट होगा क्या, ये पहाड़ एक प्रोटेक्टेड जो एरिया था या प्रोटेक्टेड जो जोन था उससे बाहर आ जाएगा और ये एक नॉर्मल पीस ऑफ लैंड की तरह ट्रीट होगा, जहां पर आप बुलडोजर लाके ग्राउंड को लेवल करके वहां पे माइनिंग कर सकते हो और कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, रोड्स बना सकते हो, फैक्ट्रीज लगा सकते हो। तो ये जो 100 मीटर का एक लिमिट तय हुई है डेफिनेशन को चेंज कर कर, इसकी वजह से 90% ऑफ द अरावली एरिया ऐसा ही है जो 100 मीटर से कम की रेंज में आता है। तो लगभग 90% ऑफ द अरावली इस प्रोटेक्टेड कवर से एक्सक्लूड होके अब एक नॉर्मल पीस ऑफ लैंड बन चुका है, जहां पे ये सब कमर्शियल एक्टिविटीज, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सब अब वहां पे की जा सकती हैं। तो एक तरीके से 90% ऑफ द एरिया इज नाउ ओपन फॉर टू बी एक्सप्लॉयटेड बाय दीज इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस हाउसेज। तो इनके लिए ये रास्ता निकाल के बनाया है डेफिनेशन को चेंज करके, जस्ट टू बेनिफिट फ्यू इंडस्ट्रीज, इलाइट्स एट द कॉस्ट ऑफ वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ये जो नेचर है, वहाँ की इकोलॉजी है, वहाँ की एरिया की अपने आप में इकोलॉजी है, वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की वहाँ पे मतलब बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ, कितने सारे टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क इस रेंज के एरिया में है। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ये सब इस एरिया का ही पार्ट बनते हैं। तो जब ये चीज़ डिस्ट्रॉय होगी तो ये वाइल्ड लाइफ आप सोचिए ना, ये बचेगी और इस माउंटेन की वजह से जो डेजर्टिफिकेशन की सिचुएशन मैंने अभी दिल्ली की बनाई, वो एक्चुअली में एक रियलिटी बन जाएगी फ्यूचर में। थार डेजर्ट जो अभी थार डेजर्ट से आने वाली जो ये गर्म डस्ट से भरी हुई ड्राई हवाएं हैं जो थार डेजर्ट से आती हैं, उनको रोकती है अरावली माउंटेन रेंज दिल्ली एनसीआर में आने से। दिल्ली एनसीआर के लिए ये एक शील्ड का काम करती हैं, एक ऐसे गीले कपड़े का काम करती हैं जहां पर डस्ट आती है पर इस गीले कपड़े पे की वजह से रुक जाती है और दिल्ली एनसीआर की तरफ नहीं आती। अगर ये शील्ड हट जाए तो दिल्ली एनसीआर का अभी जो AQI की हाल है, जो पोल्यूशन का हाल है, जो एयर क्वालिटी का हाल है, वो खुद सोचें। अगर ये डस्ट रुके बिना दिल्ली एनसीआर तक आ जाए तो कहाँ AQI जाएगा, क्या एयर क्वालिटी का हाल होगा, कैसे लोग सांस लेके दिल्ली एनसीआर के रीजन में जिएंगे। ये लोग यहाँ पर या ये एरियाज, ये दिल्ली एनसीआर का एरिया इन विंड से अगर नहीं बच पाया तो ये सारा एरिया आगे चल के डेजर्टिफिकेशन की वजह से एक डेजर्ट बन जाएगा और ये रियलिटी हो जाएगी अगर ये चीज़ ठीक नहीं हुई। अब सोचने की बात ये है, अच्छी खासी डेफिनेशन जो बनी हुई थी पहले से, बावजूद उस डेफिनेशन के भी इतनी सारी इलीगल माइनिंग हो रही थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, हज़ारों लाखों इलीगल माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के केसेस फाइल होते थे राजस्थान में, हरियाणा में, और फिर भी इस डेफिनेशन को अब और ज़्यादा ये 100 मीटर की लिमिट लगा के इतना डाइल्यूट कर दिया कि एक तरीके से अब इस चीज़ के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब इसको करने से पहले क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या ज़रूरत थी इसको करने की, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसकी को करने, इस 100 मीटर की लिमिट लगाने के लिए आपने क्या वर्किंग करी, क्या रिसर्च करी, किस रिपोर्ट पे आपने अपना ये डिसीजन बेस करा, वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है क्योंकि ये अरावली रेंज 4 अलग अलग स्टेट्स में फैली हुई है, तो हर स्टेट में इस अरावली रेंज को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके होते थे, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमने इसमें एक स्टैंडर्ड रूल लगा दिया कि ये 100 मीटर से ऊपर वाले को हम अरावली मानेंगे, नीचे वाले को अरावली नहीं मानेंगे। जो 99 मीटर वाला है वो अरावली नहीं होगा, वो पहाड़ होते हुए भी पहाड़ नहीं माना जाएगा। तो अब इसमें जब ऐसी यूनिफॉर्मिटी लाने की अगर रिक्वायरमेंट थी तो यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए थी, डेफिनेशन को ठीक करना चाहिए था। इन
डिफरेंट डेफिनेशंस के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं, इसको रिकंसाइल करना चाहिए था। पर इसका ये सॉल्यूशन थोड़ी ना हुआ कि ऐसा यूनिफॉर्मिटी लाने के चक्कर में आपने ऐसी डेफिनेशन यूनिफॉर्म करी कि एक रिक्वायरमेंट जो यूनिफॉर्मिटी की थी वो तो पूरी हो गई, पर उससे और कितनी जगहों पे ब्लंडर हो गए, कितनी जगहों पर आपने डिस्ट्रक्शन के लिए रास्ते खोल दिए, कितनी जगहों पर जो ऑलरेडी चीज बुरे हाल में है उसका आपने बुरा हाल से अंत होना इंश्योर कर लिया। मतलब एक चीज को करने के लिए 50 चीजें आपने बिगाड़ दी। वाइल्ड लाइफ बिगाड़ दी, नेचर की इकोलॉजी बिगाड़ दी, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होना बिगाड़ दिया, एग्रीकल्चर के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी का होना बिगाड़ दिया, वाटर के कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंसिफाई हो जाएंगे, ऐसा आपने सिचुएशन क्रिएट कर दी सिर्फ एक चीज को यूनिफॉर्म करने के चक्कर में। तो ये एक हाइट ऑफ फुलिशनेस या चीज को कॉम्प्रिहेंसिवली एग्जीक्यूट करने की इनएबिलिटी का होना ये दिखाता है। और चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ, इंटेलिजेंस के साथ या एक बेसिक कॉमन सेंस के साथ भी आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो ये इससे दिखता है। सिर्फ इस चीज़ को करने का जो एक रीज़न मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ वो ये है कि इस चीज़ को समझने के लिए हम 2024 में जाते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाला था कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिली हुई डोनेशंस का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और इस डिस्क्लोजर को जब सब पार्टीज ने दिया, रूलिंग पार्टी ने दिया, तो ये निकल के आया कि वन ऑफ द या फ्यू ऑफ द बिगेस्ट जो डोनर्स हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज को, वो माइनिंग कंपनीज हैं, वो वेदांता ग्रुप है, वो और दूसरी कई बिग माइनिंग कंपनीज हैं जिन्होंने कई 100 करोड़ डोनेशंस में दिए हैं। तो अब जब डोनेशंस देकर आपने पॉलिटिकल पार्टी को मदद करी, सपोर्ट करा और वो जीती और अब वो पावर में आई, तो नाउ इट्स टाइम टू पे बैक द फेवर। अब वो पे बैक चल रहा है, जिसके हिसाब से अब पॉलिसीज में चेंज लाकर, डेफिनेशंस को में चेंज लाकर आपके लिए रास्ता बनाया जा रहा है कि यू कैन एंटर एंड स्टार्ट योर कमर्शियल एक्टिविटीज, ताकि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है पॉलिटिकल पार्टीज में अब आप उस पे रिटर्न अपनी कमा सको। तो एक अरावली माउंटेन रेंज, हर माउंटेन रेंज बड़ी हो, ऊंची हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लो लाइंग माउंटेन रेंज रही है अरावली, और इस लो लाइंग माउंटेन रेंज की वजह से ही वो बैरियर, वो शील्ड की तरह बरकरार आज भी थी, और जैसे कि वो अपनी हिस्टोरिकल टाइम से है। पर आज इसको 100 मीटर की रेंज में क्राइटेरिया लगाकर 90% उसका ख़त्म कर देना, उससे ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इंटेंशन उसकी कंजर्वेशन या उसकी प्रोटेक्शन की नहीं है, बल्कि एक्चुअल इंटेंशन यहाँ पे दूसरी और क्या है, डेजर्टिफिकेशन जैसा खतरा। जहाँ आज की डेट में AQI का हाल इतना बुरा है, आप खुद सोचें डेजर्टिफिकेशन होने के बाद, या एक जब यहाँ से ये डस्ट भरी विंड्स दिल्ली NCR में और इजीली आ सकेंगी, जो अब जितनी आती हैं उससे कई टाइम ज़्यादा आ सकेंगी, तो सोचो थार डेजर्ट एक्सपेंड होता 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 दिल्ली NCR तक वो फैल जाएगा, ग्राउंड वाटर की दिक्कत आएगी। तो इसमें एक प्री रिक्विजिट, अगर हम किसी भी लॉ के चेंज, खासतौर से एनवायरमेंटल लॉज की, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लॉज के किसी भी चेंज को लाने से पहले अगर हम एक प्री रिक्विजिट चेक कर लें, और वो ये चेक कर लें कि ये अर्थ, ये नेचर हमें किसी से इनहेरिटेंस में नहीं मिला है, या हमने किसी से इनहेरिट नहीं करा है। जैसे कि अरावली हिल्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाई है, या सुप्रीम कोर्ट जब से है ये तब से नहीं बनी हुई है, सैकड़ों साल इनकी हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत पुरानी है। सो ये चीज़ किसी की इनहेरिटेंस का पार्ट नहीं है। हम ये समझें कि ये जो अर्थ है, ये जो नेचर है, हमने हमारी अगली जनरेशन से बोरो करा है हमारे जीने के लिए, और हमको ये अगली जनरेशन को उसी फॉर्म में लौटाना है जिस फॉर्म में हमने ये उनसे लिया है। अगर इस प्री रिक्विजिट को चेक करते हुए हम कोई भी पॉलिसी में चेंज लाएंगे, लॉज में चेंज लाएंगे, तो वो लॉज ऐसे नहीं होंगे वन साइडेड जैसे कि ये डेफिनेशन में चेंज किया हुआ लॉ है। और अब ये कि ये सेट पैटर्न दिख रहा है इस रूलिंग रूलिंग पार्टी है और जो ये लीगल मशीनरी है उसका, कि किस तरीके से कॉरपोरेट्स को बेनिफिट देने के लिए डेफिनेशंस बदली जाती हैं और
स्ट्रेट समझ में आता है कि डायरेक्ट लिंक ये कॉरपोरेट्स को देने के लिए होता है। ये चीज़ हसदेव के फॉरेस्ट में हुई, असम में हुई, और अब ये अरावली में हो रही है, उड़ीसा में हो रही है, गोवा में कितने ज़्यादा इलीगल माइनिंग कंस्ट्रक्शन हमें दिखती है, और कैसे वो चीज़ें इतनी रैम्पेड अभी रिसेंट पास्ट में हो गई। हसदेव में इतने फॉरेस्ट क्लियर हो रहे हैं जस्ट टू मतलब ताकि कि उसमें जो भी मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करा जा सके, और ये सब माइनिंग की लीजेस उन्हीं कॉरपोरेट्स को दी जाएंगी, उन्हीं कॉरपोरेट्स को ग्रांट की जाएंगी जिन कॉरपोरेट्स ने पॉलिटिकल डोनेशंस बड़े बड़े अमाउंट की करी हैं। तो इस चीज़ से हमारा अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि ये अरावली जस्ट एक माउंटेन रेंज नहीं है, ये एक ऐसा नेचुरल ग्रीन कवर है जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर का रीजन एक डेजर्ट बनने से बचा हुआ है, जहां सिर्फ मई जून की कुछ महीनों की गर्मी की वजह से दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर 45, 40, ऑलमोस्ट 47, 48 डिग्री तक भी चला जाता है। अगर ये ग्रीन कवर, ये शील्ड, ये बैरियर यहाँ पे नहीं रहा, यहाँ से साफ हो गया, तो आप खुद इमेजिन करें जो ये गर्म हवाएं, ड्राई हवाएं थार डेजर्ट की तरफ से आएंगी और अब ये बिना किसी रुकावट में दिल्ली एनसीआर तक आएंगी, तो दिल्ली एनसीआर के टेम्परेचर का, यहाँ की इकोलॉजी का, अगल बगल के ग्रीन एरियाज का, एग्रीकल्चरल लैंड का क्या हाल होगा, वाटर स्केर्सिटी का क्या हाल होगा। तो इस टॉपिक पे हम सबको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस चीज़ को लेके ऐसा नहीं समझ सकते कि यार ये तो कहीं दूर छत्तीसगढ़ में हो रहा है, हमारा क्या, ये तो कहीं दूर उड़ीसा में हो रहा है या असम में हो रहा है, हमें इससे क्या। अब ये चीज़ दिल्ली एनसीआर तक आ चुकी है, जहाँ पे हम सब रहते हैं, यहाँ की अर्बन सिटीज़ में हम सब रहते हैं, तो हमें इस चीज़ से अब अवेयर होना पड़ेगा और इस चीज़ को हमारे को इस चीज़ के प्रोटेस्ट में अपने आवाज़ को उठाना पड़ेगा। इस वीडियो का एम यही था कि कैसे डेफिनेशंस जिनका सोल पर्पस किसी भी एक्ट में ये होता है कि भाई उस फेयर ट्रीटमेंट होए, जो भी चीज़ गलत है उसको गलत बोल के सज़ा दी जाए या गलत जज करके सज़ा दी जाए और सही चीज़ को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पासिंग परसेंटेज अगर लॉ में सीबीएसई एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के लिए अगर 33% दी है, 33% दी है, तो कोई बच्चे अगर किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन के बच्चे उस डेफिनेशन की वजह से पास नहीं हो रहे, उनके 33% में नहीं आ रहे, तो हुआ क्या, लॉ ऐसा पास कर दो जिसमें 33% की जगह 3% कर दो, डेफिनेशन ही बदल दो, ताकि वो जो बच्चे रुके हुए हैं, अनडिजर्विंग बच्चे जो 33% भी नहीं ला पा रहे, वो भी पास हो जाएं और डिजर्विंग बच्चों की जो आगे फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी खा जाए, या आगे उनको आगे का जो भी बैलेंस है पढ़ाई के बाद का वो सब डगमगा जाए। मतलब चेंजेस लाने हैं डेफिनेशन में कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए तो लाओ, माइनिंग को रिस्ट्रिक्ट करने हैं तो लाओ, पर ये कहना जस्ट टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द डेफिनेशन, वो ऐसी यूनिफॉर्मिटी आप लाए कि भाई आपने बाकी सब जो चीज़ें सालों साल से यूनिफॉर्म थी आपने उसको एकदम डिस्टेबलाइज कर दिया, उसका एकदम ब्लंडर कर दिया। तो इस वीडियो पे अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख सकें और अवेयर हो सकें, और इस चीज़ को हम हमारे लिए चीज़ का रुक जाना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हम पॉसिबल कर पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।